नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। उत्तराखंड एलटी की दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है, उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के नाम से। यहाँ पर दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों आपके लिए नए नए इनोवेटिव एमसीक्यू लेकर आते हैं जो कि आपको आगामी सभी एग्जाम में मदद करेंगी। आज दोस्तों इसका पार्ट नंबर है 38। इससे पहले दोस्तों हमने आपको 39 दोस्तों पार्ट है। इससे पहले अभी तक हमने आपको 38 पार्ट्स दोस्तों प्रोवाइड करवा दिए हैं। 38 क्लासेस दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर 2024 है ये, और दोस्तों काफ़ी आपको काम आने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं में। ना सिर्फ उत्तराखंड एलटी, इसके अलावा आप अगर अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये सीरीज दोस्तों हम काफ़ी समय से चला रहे हैं और इसको आपके दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अंत में अपने स्कोर को जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा, और दोस्तों यहाँ पर हम टाइमर को भी चला देंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एनईपी के अनुसार एबीसी क्या है? एक शिक्षा बैंक क्रेडिट है, प्राथमिक शिक्षा है, उपरोक्त में से दोनों है। तो व्हाट इज एबीसी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, प्राइमरी एजुकेशन, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस इज शिक्षा बैंक क्रेडिट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एबीसी है वो क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? Which of the following statement is most appropriate in the context of educational psychology? ये मनोरोगों का अध्ययन है, शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है, बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, या फिर ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है? It is the study of teaching, learning and the learner. It is the study of intelligence test, या फिर study of cognitive process. So right answer क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ सिंपल सा है कि भैया हम शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दोस्तों आप टीचिंग, लर्निंग और जो लर्नर है, ठीक है, ये उसका दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है? बहुत बढ़िया दोस्तों स्टेटमेंट है, बार बार दोस्तों पूछा भी जाता है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसमें? स्किनर, जेम्स ड्रेवर, ई.एल. थॉर्नडाइक, या फिर कोएन क्रो। एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर है स्किनर। स्किनर के द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। 34 ईयर बाद, 36 बाद, 38 के बाद, या फिर 40 साल के बाद? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? सभी लोग दोस्तों यहाँ पर आंसर देंगे। क्या है इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 34 टाइम, यानी कि 34 साल बाद, है ना। देखिए पहली जो आपकी नई शिक्षा नीति थी वो क्या थी? 1986 थी। फिर इसमें कुछ संशोधन किए गए, हालांकि नई शिक्षा नीति में ही संशोधन किए गए 1992 में। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 1986 के बाद 2020 में दोस्तों आपकी आई है, जुलाई 2020 में दोस्तों इंप्लीमेंट हुई थी पूरे इंडिया में। तो कितने साल हो गए दोस्तों? 34 साल हो गए, ठीक है। तो जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 34 साल आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद हुई लागू, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? ई.ए. पिल, क्रो एंड क्रो, सी.ई. स्किनर, या फिर वुडवर्थ? किसकी डेफिनेशन है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन है ई.ए. पिल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा का विज्ञान है, साइंस ऑफ एजुकेशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। अब ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे है आप लोग सभी इसका जानेंगे आंसर। हु सेड दैट द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BF स्किनर का दोस्तों ये स्टेटमेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपने बताना है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है, यानी कि फंक्शनलिज्म से संबंधित है। विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल या फिर EB टिचेनर। तो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल या फिर EB टिचेनर। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EB टिचेनर। ये दोस्तों आपके प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है, मतलब कि ये प्रकार्यवाद से दोस्तों संबंधित नहीं है, आई मीन टू से ये आपका प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म से संबंधित नहीं है। जबकि प्रकार्यवाद से दोस्तों कौन कौन है, जैसे विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी है, एंजल हैं, थॉर्नडाइक हैं, ठीक है, ये आपके संरचनावादी हैं, ठीक है, संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो EB टिचेनर आपके क्या है, संरचनावाद से संबंधित हैं। अगला देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। अ डेडिकेटेड टीचर रियलाइज दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज डिटरमाइंड टू द ग्रेट एक्सटेंट बाय। ठीक, अध्यापक अधिगम की मात्रा और गुण के निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं आपने बताना है। क्लासरूम डिसिप्लिन के द्वारा, कंटेंट एनालिसिस के द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा, ठीक है। कौन सा इसमें से सही विकल्प है, तो कक्षा कक्ष के अनुशासन से होगा या फिर विषय वस्तु के विश्लेषण से होगा, शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया से होगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपसे ABCD दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग यानी कि विषय वस्तु के विश्लेषण और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण होता है, ठीक है। कक्षा कक्ष के अनुशासन से उतना नहीं होता है जितना आपके कंटेंट एनालिसिस और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा यानी कि स्टूडेंट इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। आपने बताना है कि कौन सा इसमें कौन सा इसमें अवधारणा संबंधित नहीं है। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण या फिर व्यवस्थान। Which concept is not related to Jean Piaget theory of cognitive development? Schema, acquisition, assimilation या फिर accommodation. So what is the right option? Right option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्विजिशन संज्ञानात्मक विकास में नहीं है दोस्तों, तो इनके द्वारा दोस्तों कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया है, स्कीमा का दोस्तों यूज किया गया है, ठीक है, आत्मसात्करण का यूज किया गया है, ठीक है, एसिमुलेशन, इसके अलावा एकोमोडेशन का दोस्तों है, लेकिन एक्विजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एडेप्शन, अनुकूलन, इसका दोस्तों प्रयोग किया गया है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। जब हम दोस्तों व्यवसाय का चयन कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किससे एक्सप्लेन किया जाता है, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक भूमियों में अंतर या फिर अभिक्षमता में अंतर। यानी कि दोस्तों जब ऑक्यूपेशन सिलेक्शन यानी कि आपको उचित व्यवसाय का जब चयन करना होता है तो किसके अकॉर्डिंग उसमें मदद की जाती है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, तो यहां से दोस्तों क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभिक्षमता में अंतर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, जिसके डिफरेंस में जितना एप्टीट्यूड में डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों उसको ऑक्यूपेशन सिलेक्शन में मदद की जाती है, ऑक्यूपेशन सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, उसी के उचित व्यवसाय दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अभिक्षमता है क्या दोस्तों, आपकी किसी विशिष्ट कार्य में योग्यता है,
तो किसी विशिष्ट कार्य में योग्यता है तो उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको व्यवसाय को दिया जाएगा, व्यवसाय चयन में इस चीज को समझा जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक योग्यता या स्वभावगत प्रवृत्तियां या फिर आपके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल वृत्ति किससे संबंधित होती है? मूल प्रवृत्ति, संवेदना, चिंतन, संवेग, संज्ञान। बहुत अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों। मैकडूगल, एवरी बेसिक इंस्टिंक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इट इज रिलेटेड टू संवेग, यानी कि आपके इमोशन से दोस्तों ये आपके संबंधित होती है। तो मैकडूगल के अनुसार दोस्तों जो इनके द्वारा दोस्तों कुल मिला के 14 मूल प्रवृत्तियां दोस्तों दी गई थी, ये दोस्तों आपके संवेगों से संबंधित होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जनरली क्या है, मूल प्रवृत्तियां और उसके संबंधित जो संवेग होता है दोस्तों, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? रॉश, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल, बिगी एवं हंट। A state of stress and storm. Who said that? बहुत बार दोस्तों हमने पढ़ा है एडलोसेंस के बारे में, तो ये तो खैर दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल के द्वारा ही दोस्तों किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव और तूफानों की दोस्तों अवस्था बोला गया है। इनके द्वारा दोस्तों इनकी जो बुक थी उसका नाम ही एडलोसेंस था, एडलोसेंस बुक था। 1904 में दोस्तों ये पब्लिश हुई थी और उन्होंने यही बोला था स्टेटमेंट कि किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। अगला देखेंगे, अब देखिए मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग दोस्तों आपने बताना है। द बेसिक इंस्टिंक्ट इज द इमोशन रिलेटेड टू क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी से दोस्तों कौन संबंधित है? मैकडूगल के द्वारा दोस्तों जो 14 संवेग दिए गए थे उनमें हर मूल प्रवृत्ति का संबंध किसी न किसी संवेग से है, तो यहाँ पर आपने बताना है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आश्चर्य, क्रोध, भय, विषाद। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा का दोस्तों जो संबंध होता है वो दोस्तों आपका आश्चर्य से होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपके बनते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा किससे संबंधित है दोस्तों? आश्चर्य से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं भय होता तो किससे होता? पलायन। पलायन किससे होता है? भय से संबंधित होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति आपकी पलायन है और भय। ठीक है, इसी तरह से जैसे क्रोध की हम बात करते हैं तो युद्ध प्रियता। ठीक, तो युद्ध प्रियता किससे संबंधित है? यह आपका क्रोध से दोस्तों संबंधित है। तो ऐसी जिज्ञासा किससे संबंधित है? आपके आश्चर्य से संबंधित है। तो ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपके ये बनते हैं। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में अनुसरण करता है? यानी कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है किसी भी इंडिविजुअल में वो किस तरह से फॉलो होता है, किस सीक्वेंस में फॉलो होता है, इसके बारे में दोस्तों हमने कई बार बता दिया है। बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, या फिर विशिष्ट से सामान्य। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका कहां से कहां पर होता है दोस्तों? तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष पदीय। ठीक है ना, यानी कि हमेशा जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। कैसे? सिर से पैर की ओर को। ठीक है, सिर से पैर की ओर को। बाकी सब दोस्तों उल्टे स्टेटमेंट है, जैसे कि बाहर से भीतर, अंदर से बाहर की ओर को होता है। ठीक है ना, इसके बाद विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर को होता है। ठीक है, तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपने समझना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, निर्मितवाद का मान्यता नहीं है। व्हाट इज नॉट द प्रिंसिपल और या बिलीफ ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? ज्ञान को निर्मित किया जाता है, ना कि वह जन्मजात होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम करता है खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, यानी कि नॉलेज इज क्रिएटेड एंड नॉट इनेट। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्नर लाइक अ एम्प्टी वेसल which is filled with knowledge, या फिर लर्निंग occurs only in the brain। so राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम करता है एक खाली बर्तन के समान है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ये इनका जो मानना है निर्मितवाद का, कि ज्ञान को अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है, ना कि वो जन्मजात होता है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसमें ज्ञान को भरा नहीं जा रहा है, स्वयं निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? CS इंडिकेट इन एक्सपेरिमेंट डन बाय पावलोव। पावलोव का दोस्तों जो फेमस एक्सपेरिमेंट था उसमें जो CS है वो किसको दिखाता है? ठीक, भोजन को, लार को, घंटी की ध्वनि को या फिर भूख को। ठीक, तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घंटी की ध्वनि, यानी कि बेल साउंड को दोस्तों जो CS होता है वो रिप्रेजेंट करता है। CS का मतलब क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल स्टिमुली, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक। ये कृत्रिम उद्दीपक है। कृत्रिम उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? जो कि मूल उद्दीपक, जो कि ओरिजिनल स्टिमुलस है उससे पहले दिया जाता है। इसमें मूल उद्दीपक क्या है? भोजन, सॉरी भोजन, भोजन। उससे पहले क्या बजाई जाती है? घंटी। ठीक है, तो घंटी कृत्रिम है, उसके बाद क्या है? फिर भोजन है। ठीक, सो घंटी क्या है? कृत्रिम उद्दीपक है, आर्टिफिशियल है, और जबकि मूल उद्दीपक आपका क्या है? भोजन है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? विच डज नॉट हेल्प इन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए क्या है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, रिलेटेड कंटेंट टू डेली लाइफ, स्वयं हेतु रटना अधिगम, मतलब कि आपने रटना है, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, एम्फेसाइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ टॉट मटेरियल, या फिर विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, मीनिंगफुलनेस ऑफ कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, विषय वस्तु हो गए। तो क्या इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रटना। देखिए अगर आप चीज को रट रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कभी भी मदद नहीं करेगा, पॉजिटिव ट्रांसफर में नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जब आप धनात्मक स्थानांतरण करना चाह रहे हैं अधिगम का, तो चीजों को आपको दोस्तों समझना होगा। ठीक है, समझकर सीखना होगा, रट के नहीं होगा। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री संतुलिनीकरण पर पहुंच जाती है। यह अवस्था क्या होती है? Piaget cognitive development theory के according mental activity of learner reach a high degree of balance. This stage is called फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर, औपचारिक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक या फिर संवेदीगामक। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक क्रियात्मक। औपचारिक क्रियात्मक का दोस्तों वो संबंध होता है कि जब अधिगमकर्ता की जो मेंटल एक्टिविटी है वो हाई डिग्री ऑफ बैलेंस पर पहुंच जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। ठीक, क्या है? स्व समझ, मेटा कॉग्निशन, अंतरा समझ या फिर स्व संज्ञान, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन्स थॉट, यानी कि वंस ओन थॉट इज अ प्रोसेस। आपको अपने विचार के प्रति जागरूकता है और समझ है तो उसको क्या बोला जाता है? वो क्या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, मेटा कॉग्निशन है, इनर अंडरस्टैंडिंग है या फिर सेल्फ अवेयरनेस है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटा कॉग्निशन दोस्तों इसको बोला जाता है कि खुद के विचार के प्रति आप सजग हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अवेयर हैं। ठीक है, सो इसको हम दोस्तों बोलते हैं ऑप्शन नंबर मेटा कॉग्निशन। ठीक है, अगला देखेंगे प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हु इज द मोटिवेशन रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, ये फ्राइड है, हल है, मैस्लो है या फिर उनमें से कोई नहीं है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हल। देखिए क्लार्क हल हैं, इनके सिद्धांत को प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य नाम भी है, प्रबलन का सिद्धांत भी दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, सो कई सारे दोस्तों इनके सिद्धांत हैं, एक ही सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? इंटरनल ड्राइविंग फोर्स कौन सा नहीं है? आवश्यकता, अभिवृत्ति, पुनर्बलन या फिर लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल ड्राइविंग फोर्स, जो कि आपके अंदर से नहीं आता है। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आपको हमेशा क्या होता है? बाहर से मिलता है, पुरस्कार है, दंड है। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं? एक्सटर्नल प्रेरक में आते हैं। ठीक है, जबकि आवश्यकता, अभिवृत्ति यानी कि नीड, एटीट्यूड, टारगेट, ये सब के दोस्तों आपके क्या आते हैं? इंटरनल ड्राइविंग फोर्स में आते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है वो क्या कहलाती है? ये दोस्तों आपकी एक देखा जाए तो डेफिनेशन है। सो एन इंटरनल मेंटल स्टेट दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड मेंटेन अ बिहेवियर इज कॉल्ड, दिस इज अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड, अभिधारणा यानी कि पोस्टुलेट्स, अभिवृत्ति एटीट्यूड एंड अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा की दोस्तों डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? एक ऐसी मानसिक दशा है या आंतरिक मानसिक दशा है जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की ओर को प्रवृत्त रखती है या टेंस रखती है उधर की ओर को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द फील्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार दोस्तों हम इसके बारे में बता चुके हैं। डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर, पीटर सैलोवी या फिर एडवर्ड फ्रीमैन, इसमें से कौन सा दोस्तों इससे संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड फ्रीमैन दोस्तों संबंधित नहीं है, जबकि डेनियल गोल्डमैन, जॉन मेयर, पीटर सैलोवी सभी ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व के दोस्तों कई सारे थ्योरी हैं, पर्सनालिटी थ्योरी हैं, जैसे कि कई सारे सिद्धांत आते हैं। शील गुण सिद्धांत आता है, ट्रेट अप्रोच है, टाइप अप्रोच है। आपने बताने की कौन सी इसमें अप्रोच नहीं आती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक तंत्रात्मक उपागम। ठीक है, यानी कि मोनारिक अप्रोच ये नहीं आती है, ट्रेट अप्रोच आती है, टाइप अप्रोच आती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है, लेकिन एक तंत्रात्मक, ठीक, ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सो ये दोस्तों आपके इसके अंदर नहीं आता है, एक तंत्रात्मक उपागम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्यक्तित्व के 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, एडलर, फ्रायड, आल्पोर्ट या फिर केटल। द साइकोलॉजिस्ट हु गेव 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज एडलर, फ्रायड, आल्पोर्ट, केटल। कौन है ये देने वाले? इसके बारे में तो दोस्तों हमने कई बार डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा रेमंड केटल, इसका राइट ऑप्शन है। रेमंड केटल के द्वारा दोस्तों 16 पीएफ जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन किया था? ठीक है ना, या कंडक्टेड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसके द्वारा की गई थी? हॉलिंगवर्थ, मार्गरेट मीटर्ड, स्टैनले हॉल या फिर फ्रायड। ठीक है, तो सामोआ के द्वीप पर किसके द्वारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट मीटर्ड। तो ठीक है ना, तो मार्गरेट मीटर्ड के द्वारा सामोआ के द्वीप पर लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन किया गया था दोस्तों। और लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने किसी की पर्सनालिटी पर उसकी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे सामोआ के द्वीप में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी संस्कृति है, तो उनकी पर्सनालिटी पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी? तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में कौन नहीं आता है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, केटल व हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत या फिर जेनसन का स्थान। तो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत होता है दोस्तों वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मानसिक आयु की अवधारणा को किसके द्वारा डेवलप किया गया? बिने, स्टर्न, टर्मन या फिर केटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय बिनेट, स्टर्न, टर्मन एंड केटल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने थे। इनके द्वारा ही दोस्तों 1908 में मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को लाया गया और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण भी इनके द्वारा ही 1905 में बिने साइमन परीक्षण के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, वो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? कक्षाओं में शिक्षण ना करे, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान ना रहे,
व्यवसाय के प्रति वफादारी रहे और या फिर सही व्यवहार ना करे। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ के लिए क्या सही है, तो क्या सही होगा दोस्तों, अपने व्यवसाय के प्रति वफादारी रखे। बाकी सारे तो निगेटिव स्टेटमेंट है। तो व्यवसाय के प्रति उसको दोस्तों क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, लॉयल्टी टू द बिजनेस। ओके, अगला देखेंगे, लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत की विविध सांस्कृतिक अभिनेताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता, भारत की विविध विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। ठीक है, आर्थिक स्तर में भिन्नता, बौद्धिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, शैक्षिक भिन्नता, क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल डिफरेंस, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, एजुकेशनल डिफरेंस या फिर लैंग्वेज डिफरेंस। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक स्तर में भिन्नता। देखिए मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, बौद्धिक स्तर में भिन्नता, या फिर आपके इंटरेस्ट में भिन्नता, या फिर एप्टीट्यूड में भिन्नता। ठीक है, ये सभी दोस्तों आते हैं, पर्सनालिटी में डिफरेंसेस। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे रैपिड फायर में क्वेश्चन 30। आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।